सभी को नमस्कार। और प्रैक्टिस सेशन की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। पिछली क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे और 10 मिनट में सॉल्व करके दिखाया था आप सभी लोगों को। उसी तरह से आज फिर से 10 क्वेश्चंस होंगे और ये 10 क्वेश्चंस मैंने दो पार्ट में लिए हैं। पहला पार्ट जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन CI का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेड आए हैं। उस तरह के क्वेश्चंस को मैंने चुन के रखा है। और एक बात और कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आसान क्वेश्चंस भी हम गलत करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उस टाइम पे नहीं होती है। तो मैं धीरे धीरे करके जो भी क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीटेड होते हैं आपके एग्ज़ाम में, उस तरह के क्वेश्चंस को चुन करके मैं प्रैक्टिस सेशन में करवाऊँगा और एक तरह से आपके लिए क्यूज जैसा होगा ना, और स्पीड टेस्ट के रूप में भी ये जैसे काम करेगा कि आपको करना क्या है, फिर से वही चीज़ें कि वीडियोज़ को रोक लेना है और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है खुद। जब आपसे नहीं होता है तब फिर आप मेरी सॉल्यूशन देखो और ये देखो कि आप ऐसे कर पा रहे हो जैसे हम कर रहे थे या फिर आपको और ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप सीखने की कोशिश करिए। साथ में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की भी बात करते चलेंगे ताकि उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए ना आप उसको आसानी से कर पाओ। ओके, शुरू करते हैं हम लोग, है ना। और आज क्या होगा कि क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे फ्लैश नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हमारे फ़ोन में हैं और हम क्वेश्चंस बगल में लगा देंगे जो आप क्वेश्चंस को पढ़ पाओगे और उसका सॉल्यूशन हम केवल बोर्ड पे दिखाएंगे। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और क्वेश्चन है कि उस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको बगल में दिखेगा, उस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु एक पॉइंट है हमारा 3 और -2 और दूसरा पॉइंट है हमारा 11/2 और 21/2। ये दो पॉइंट है को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये एक पॉइंट है जो इस रेखा को यानी A और B पॉइंट के मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का निर्देशांक बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। हम ऑप्शंस लिखते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं 4 3 4 5 4 5/2 और एक है 3/2 और 7/2। ये सेक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन है ना। सेक्शन फार्मूला आपको पता है होता क्या है। सेक्शन फार्मूला अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है तो सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1/m + n और m/2 + ny1/m + n, यही होता है ना सेक्शन फार्मूला। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करो सबसे पहले कि अगर हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू निकालने की अगर हम कोशिश करेंगे तो x वाले जगह पे, क्योंकि ऑप्शंस x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शंस में भी 4, दूसरे ऑप्शन में भी x का वैल्यू 4, तीसरे ऑप्शन में भी x का वैल्यू 4। तो पहले x का वैल्यू निकालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बेकार का अपना समय वेस्ट करोगे, क्योंकि मुझे पता है जब आप पहली निकालोगे तो हो सकता है 4 आपको मिले, तो वो निकाल के हम चेक नहीं करेंगे। हम बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन के, दूसरे कोऑर्डिनेट के तरफ, और वो कोऑर्डिनेट होगा हमारा बाई, क्योंकि बाई जो है हमारा सभी डिफरेंट है। तो हम x क्यों निकालेंगे, केवल y निकालने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में हमें कम टाइम बचाना है, हमें टाइम बचाना है ना एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को केवल फाइंड करेंगे और आप आसानी से आंसर ढूंढ पाओगे। देखो कैसे, m/2 ये हमारा m और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो m/2 कह रहा है, ये हमारा क्या है x2/2, ये हमारा x1 और y1। अगर हम m/2 निकालना चाहेंगे तो m2 और बाई 2 21/2, यानी जब दोनों को गुना करेंगे तो 21 मिलेगा, प्लस ny1, n कितना 3 और y1 का वैल्यू कितना -2, यानी -2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा और नीचे m + n यानी 3 दूनी 3 2 5। और ये हो गया हमारा कितना, 21 में से 6 गया 15/5 यानी 3। देखिए कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में बाई कोऑर्डिनेट 3 है।
एक्स कोऑर्डिनेट अभी हमने नहीं निकाला है, केवल बाई कोऑर्डिनेट निकाला और देखा कि केवल और केवल पहला ऑप्शन का जो बाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। मतलब सॉल्व नहीं करना है, आप बिल्कुल ऐसे दिमाग लगाओ एग्ज़ाम में कि हम इसको बहुत ईजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएँ। बहुत ही कम समय में हमें सॉल्व करना है ना, आपको बहुत कम समय मिलता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप एक्स निकालने बैठ गए फिर बाई निकालेंगे और लास्ट में आप ऑप्शन को टिक करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। सुग्रीव जी इसको हल्का भिंगा दीजिएगा तो थोड़ा सा भिंगा दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है सरल रेखा एट एक्स प्लस 15 बाई इक्वल टू 120 कह रहा है कि एक सरल रेखा है, इसके अक्षों के बीच इंटरसेप्ट करने वाली हिस्सों की लंबाई क्या होगी। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली हमारी वीडियोस देखे हैं। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने ऐसे इंटरसेप्ट वाली कॉन्सेप्ट मैंने कराया था। इंटरसेप्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। अगर कोई वैल्यू x बटा a प्लस y बटा b का वैल्यू 1 हो, यही इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है ना। और अगर हमें पॉइंट C निकालना है जहाँ कह रहा है कि अक्षों के बीच इंटरसेप्ट करने वाले हिस्सों की लंबाई निकालना है, यानी अगर उसकी डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ हम ये करते थे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू b का वैल्यू का स्क्वायर करके और आप स्क्वायर रूट कर लो दोनों का सम करके। तो यहाँ पे हमें इस वाले फॉर्मेट को पहले लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें 1 बनाना होगा और 1 बनाने के लिए ये वाली वैल्यू को हम इधर करेंगे। जब इधर करेंगे तो 8 बटा 120x प्लस 15 बटा 120 बाई और यही वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ 15 होगा और यहाँ 8 होगा और वैल्यू 1 हो गया। मतलब a का वैल्यू कितना 15, b का वैल्यू कितना 8। तो आपको पता है 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनाता है, इसका मतलब d का वैल्यू कितना होगा 17 होगा। अगर ये नहीं कर सकते थे तो आप पहले 8 का स्क्वायर लिखते, 64 होगा, a का स्क्वायर 225 होगा और फिर हम दोनों को जोड़ देते, तब हमारा आंसर होता है 289 और फिर स्क्वायर रूट में 17 लिखते। तो दोनों बातें सेम हो गई है ना। तो इस तरह से ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट की लंबाई हो गई जो इस वाले लाइन के इक्वेशन से होकर के वो गुजरता है। बातें समझ में आई? बहुत आसान था ये चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है कि बिंदु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस आप देखो, पढ़ो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है 1 और 1 से गुजरने वाली तथा एक रेखा जो इक्वेशंस दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 का वैल्यू 0 पर लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा ये है और एक लाइन है जिसका इक्वेशंस ये दिया हुआ है, एक रेखा बताना है, लंब रेखा का समीकरण क्या होगा उसका वैल्यू बताना है और ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। 3x 4y माइनस 7 का वैल्यू 0, 3x प्लस 4y प्लस k का वैल्यू 0, 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। देखो सबसे पहले ना जो सबसे इजी वे है, सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे। मतलब ये कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारा ये, वहाँ से एक इक्वेशंस हमारा ये है लाइन का और एक दूसरी लाइन जो इस लाइन के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन बताना है और वो हमारे सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये लाइन होगा वो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। इसका मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ x और y का है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पॉइंट को रखने के बाद कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है।
पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी हमें 7 मिलने वाला है और इधर भी 7 मिलने वाला है। ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे तो k है, k का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हटाएंगे इसे हम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ x रखेंगे और यहाँ x के जगह पे 1 और y के जगह पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 1 और इधर हमें मिलेगा प्लस का 1, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ आते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का जब वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का वैल्यू 1 के बराबर होगा और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। मतलब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल गए, पहला नंबर ऑप्शन और दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आप बताओ, ये दो तो ऑप्शन हमने छाट दिया, मतलब साइड कर दिया एलिमिनेट करके। अब दो ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है? एक बात, जब हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड करता है तो दोनों का स्लोप जो होगा उसका मल्टीपल -1 के बराबर होता है, और जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तब दोनों का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है। ये चीज़ें सभी को पता है, बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शंस का तो कोई काम नहीं रहा, हम हटा रहे हैं इस चीज़ को। अब हमें ये करना था कि दोनों इक्वेशंस का स्लोप निकाल के हम चेक करेंगे, और स्लोप आपको पता है जो वैल्यू होता है वो y बराबर mx प्लस c, ये लाइन का इक्वेशंस है, जहाँ m क्या है हमारा स्लोप है। तो दोनों इक्वेशन को हम स्लोप निकाल के देखेंगे। अगर इसमें हम स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो 4y का जो वैल्यू होगा -3x और +5, और y का जब वैल्यू होगा तो -3/4x + 5/4, मतलब x देखिए यहाँ पे x का कॉफिशिएंट m है, यहाँ x का कॉफिशिएंट -3/4 है, तो यही हमारा पहला स्लोप होगा। इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, 4y का जो वैल्यू है -3x और +7 है। अब y का वैल्यू जब निकालेंगे तो -3/4x होगा + 7/4 होगा। देखो यहाँ भी स्लोप -3/4 और यहाँ भी स्लोप -3/4। इसका मतलब है कि जो हमारा स्लोप हुआ वो बराबर हो गया, और ये किस कंडीशन में? जब दोनों लाइन पैरेलल होता है। इसका मतलब ये इक्वेशंस गलत है आपका। अब एक ही हमारे सामने ऑप्शन है ये वाले, और यही हमारा सही आंसर होगा। देखो, सॉल्व करना, फार्मूला लगाना वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्या सोचना है वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहे है। देखो, आप समझो फिर से एक बार हमने क्या कहा कि ये पॉइंट है, आप अपने ऑप्शंस में पॉइंट को रखिए और इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाइए। जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ दो ऑप्शंस आप क्या आ रहे थे, दो ऑप्शंस तो मैंने हटा दिए पहले। अब दोनों ऑप्शंस में मैंने दूसरा दिमाग क्या लगाया कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीपल -1 होना चाहिए। तो हमने स्लोप निकाल लिया दोनों का और देखा कि पहला स्लोप इस इक्वेशंस के बराबर, इस वाले इक्वेशन के स्लोप के बराबर था। इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाता, लेकिन क्वेश्चन तो परपेंडिकुलर का है, इसलिए ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली ऑप्शंस आपके आंसर नहीं होंगे। यही एकमात्र आंसर है जो आपके ऑप्शन। क्लियर हो गई ना? तरीके से समझना है वो भी देखते हैं थोड़ा सा। कुछ लोगों को कहना है सर ये समझ में नहीं आई, ये हमें तरीके से बताओ, वो भी देखते हैं तरीके से कैसे करेंगे। तरीके से करना होगा, बहुत टाइम कंज्यूम कर जाओगे और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, है ना। आपको इसी तरह से सोचना है एग्ज़ाम में। देखिए हमें पॉइंट क्या था हमारा, 1 और 1 था, है ना। सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे। जब हम यहाँ स्लोप निकालेंगे तो 5 + 3x होगा, सॉरी माइनस होगा ना, -3x होगा, और y का जो वैल्यू है 5/4 - 3/4x होगा। बताओ स्लोप कितना हुआ यहाँ पे, जो यानी m1 का जो वैल्यू हुआ वो -3/4 हुआ। अब दूसरे लाइन का हमें स्लोप चाहिए ना, जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1/m1 होगा। क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि m1 और m2 का जो मल्टीपल होता है परपेंडिकुलर वाले कंडीशन में वो -1 होता है। तो आप बताओ यहाँ से कि ये चीज़ 4/3 होगा या नहीं होगा। अब इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको पता है y बराबर mx + c होता है, तो y का वैल्यू m कितना 4/3
और x प्लस सी, ये y और x का वैल्यू हमें दे रखा है 1 और 1। यहाँ जब रखेंगे तो 4/3 प्लस सी होगा और c का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना होगा c का वैल्यू, इस वैल्यू को हम घटा लेंगे यानी 1 माइनस 4/3 यानी -1/3, ये हो गया हमारा c का वैल्यू। अब हमें चलना है कहाँ पे, ये इक्वेशंस थे ना हमारे, हाँ ये वाली इक्वेशंस था। अब इस इक्वेशंस में c का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे और आपका बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ रखो है ना, तो y बराबर है 4/3x और c का वैल्यू -1/3। अब यहाँ ये हम 3 नीचे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 इधर चला गया और ये 4x - 1 हो गया। अब इसको अरेंज कर लो तो 4x - 3y - 1 बराबर 0। यही था हमारा लास्ट का ऑप्शन, ऑप्शंस यही थे ना हमारे, और मैंने सॉल्व करके ये निकाल चुका है। तो ये कर पाना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो हमने पहले वाले तरीके बताया उससे। तो आप कोशिश करिए वैसे ही दिमाग लगाने का, और ये चीज़ें तो ठीक है, आप जहाँ बेसिक करते हो वहाँ आप कर सकते हो। और मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ाया आप सभी लोगों को, अगर जिनको भी दिक्कत हो रही है जाइए कोऑर्डिनेट की वीडियोस देखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, और इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है परपेंडिकुलर लाइन अगर होगा तब क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि जब लाइन पैरेलल होता है तब क्या करेंगे। बहुत आसान है ना, जब लाइन पैरेलल होगा तब हम क्या करेंगे वो भी सोचना है। मैंने वही क्वेश्चंस चूज किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, और आपको प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, बिल्कुल इजी होते हैं वो सारे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न कहता है कि कोई पॉइंट है हमारा 5 और 3 से गुजरने वाली तथा रेखा 2x - 5y + 3 बराबर 0 के समानांतर रेखा का समीकरण क्या है। अब ये वाली रेखा के समानांतर रेखा है जो गुजर रही है इस पॉइंट से। ऑप्शन देखिए है, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन से कौन सा आंसर होंगे आपको बताना है ना। देखो बेहद आसान है ये प्रश्न। पहले प्रश्न में हमने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या कहा था कि ये हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट सारे ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी आपका आंसर होगा। चेक करते हैं 5 और 3 अगर यहाँ हम रखने की कोशिश करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 10 5 गया और यहाँ 7 है जो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ऑप्शन को। फिर दूसरे में 5 दूना 10 और 5, हाँ ठीक है ना, और 5 तिया 15 और ये -5, तो ये -5 और ये -5, ये दोनों बराबर है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर पा रहा है। अभी आगे बढ़िए, अभी मत हाँ कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे। 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 10 6 4 होता है, यहाँ 5 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2x 10 और ये तो बिल्कुल, क्योंकि बराबर में 0 है। भाई हमने क्या किया कि जब ऑप्शंस ये वाली कोऑर्डिनेट को x और y के वैल्यू को जब हमने ऑप्शंस में रखा तो देखा कि केवल और केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर पा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि हमारा आंसर मिल चुका है दूसरा, कोई और ऑप्शंस तो सेटिस्फाई करवाया नहीं हो पाया ना, तो हमारा दूसरा ऑप्शंस क्या हो गए, सही हो गए। समझ में आया बहुत सारे लोगों को। अब देखते हैं इस चीज़ को हम, अगर ये चीज़ें दिक्कत हो रही है समझने में, ये चीज़ें अगर आपको ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो जो तरीका है उससे हम करने की कोशिश करेंगे। आप तरीके से भी क्वेश्चन को करके देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें ज़्यादा आसान है। आप ऐसे कोशिश करिए पक्का आप। अच्छा, अगर फिर से हम कह रहे हैं, अगर ये दो ऑप्शंस फिर से मैच कर जाते तब आप क्या करते, तब फिर से हम स्लोप निकालते दोनों कंडीशन में और देखते कि किसका स्लोप बराबर हो रहा है, क्योंकि लाइन समानांतर होनी चाहिए, है ना। आइए, और तरीके से ठीक है हो जाएगा, बहुत आसान है। वही आप c का वैल्यू निकाल लोगे, पहले यहाँ से एक स्लोप निकाल लेंगे, फिर स्लोप दूसरे स्लोप को बराबर करेंगे क्योंकि लाइन समानांतर है, फिर वो स्लोप को रखेंगे उस इक्वेशंस में और फिर आप कर लोगे, है ना। वो चीज़ें
आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो हल्के हल्के क्वेश्चंस करके ना अगर आपसे हो जाते हैं तो आपको खुश नहीं होना है। और वैसे ही सब बहुत जो इजी क्वेश्चंस है, CI के भी क्वेश्चंस हमने 5 लिए हैं और देखते हैं कैसे कैसे खूबसूरत सवाल है वो। देखिए 5वां क्वेश्चन है और ना ये बेहद आसान है। क्वेश्चंस क्या है, पहले हम देखते हैं कि एक चतुर्भुज की भुजा, हमारे पास एक चतुर्भुज है कुछ ऐसा PQRS, जिसका नाम दे रखा है PQ, QR, RS और SP के इक्वेशंस दे रखे हैं। PQ का इक्वेशंस है x + 2y = 3, इसका इक्वेशंस x = 1, इसका इक्वेशंस x - 3 = 4 और 4 है ये और ये है हमारा 5x + y + 12 = 0। हाँ, तो बोला गया है कि विकर्ण PR और विकर्ण QS के बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा। वैसे 30, 45, 60, 90 हमारे ऑप्शंस हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ज़्यादा सोचने और समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि जो इसके डायगोनल के एंगल्स होंगे हमने पढ़ा है। ये निकालने का क्या कंडीशन होगा जो मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये दोनों डायगोनल का हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। एक ही मात्र ऑप्शन है ना, स्लोप निकाल लेंगे। और ये दोनों जब डायगोनल है किसी भी कंडीशन में तो पैरेलल तो होगा नहीं। डायगोनल विकर्ण कभी भी पैरेलल होगा क्या? आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। विकर्ण कभी भी पैरेलल होते हैं? नहीं। तो एक मात्र ऑप्शन हमारे सामने है कि विकर्ण परपेंडिकुलर हो सकता है, तो आंसर हमारा 90 डिग्री होगा। ये तो बस समझने की चीज़ें थी, सोच के आप ऐसे आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ से काम नहीं चलेगा, हम निकाल के दिखाते हैं। अभी 30, 60, 45 पढ़े हो क्या? अभी स्लोप में केवल 2 ही वैल्यू पढ़े हो ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा और ये हमारा आंसर होगा। वैसे इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सॉल्व करना चाहेंगे। एग्ज़ाम में हॉल में भी ना इसको बैठ कर सॉल्व करेंगे। करके देखते हैं हम भी सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। करना क्या है जो बताते हैं आपको, करना है कि सबसे पहले चारों पॉइंट हम निकाल लेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे? जब 2 इक्वेशंस है हमारे सामने, ये दोनों इक्वेशंस 2 लाइन है हमारा और दोनों का इक्वेशंस है, तो बीच का पॉइंट कैसे निकलता है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, x और y का वैल्यू मिल जाएगा और वही उसका पॉइंट होगा। तो अगर x = 1 है और हम ये दोनों लाइन लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, गौर से समझिएगा, तो 1 + 2y का वैल्यू 3 के बराबर होगा। यानी y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। हमने y का वैल्यू निकाल लिया है और x का वैल्यू तो दिया हुआ था। ये चीज़ें हो गई। आइए यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, जब हम 1 रखेंगे तो ये -3y = 4 होगा। यानी कि -3y का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर, यानी y का वैल्यू -1 होगा। और -1 और x का वैल्यू तो 1 है पहले से हमें पता। यानी 2 वर्टिसेस हम निकाल चुके हैं और ये है हमारा 1 और -1, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। आइए यहाँ पे अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, बराबर -12 कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे x + 2y = 3 है, तो हम कोशिश करते हैं ये 5x हो जाए, ये 5 दूना 10y हो जाए और ये 5 त्रिका 15 हो जाए, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो घटा देंगे ऐसे करके। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? माइनस का 9y और ये कितना हो गया? 5, 2, 7 और 2, यानी कि 9 से 27 खत्म हो गया। माइनस माइनस कैंसिल 3 बार में। y का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। अब यही y का वैल्यू यहाँ कहीं रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। यानी 5x का जो वैल्यू है वो -12 और -3 यानी -15, यानी 5 तरीका से 15, यानी y का वैल्यू x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे? 3 मिल गया। माइनस का 3 मिला ना। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है -3 और 3 है। उसी तरीके से हम ये दोनों ऑप्शन सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। देख रहे हो ना, इस दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करते हैं x - 3y = 4 के बराबर, तो यहाँ भी 3y करने की कोशिश कर लें।
अच्छा सॉरी, इसको हम 5 से गुना कर लेंगे इसी को, यानी 5x माइनस 15y बराबर 20, और फिर इसे करेंगे 5x प्लस y बराबर माइनस 12। अब जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 16y और ये 32 है ना, 20 प्लस 12 32 होता है, यानी y का वैल्यू कितना, माइनस का 2। अब यही y का वैल्यू कहीं रख देते हैं यहाँ पे, जब माइनस का 2 यहाँ रखेंगे तो x का वैल्यू हमें -2 और यहाँ जाएगा तो +2 प्लस -10 यानी -2। ये जो वैल्यू मिला वो -2 और -2 मिला। आपने देखा कि हमने बहुत ही समय ले करके पॉइंट निकाला है, हमने यहाँ पे चारों वर्टिसेस का हम कोऑर्डिनेट निकाले यहाँ पे, है ना। अब इस कोऑर्डिनेट को निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे कि दोनों डायगोनल के पॉइंट में से स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। स्लोप कहने का मतलब कि m का जो वैल्यू होता है y2 माइनस y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये चीज़ें मैंने पढ़ाया है आप सभी लोगों को। जिन भी लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, जाकर के कोऑर्डिनेट देखे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत डीपली पढ़ाया वहाँ पे। आप एक बार जाकर के ज़रूर देखना उस चीज़ों को, आपको बिल्कुल समझ में आएगी वो बातें। तो अब क्या करेंगे, ये वाली पॉइंट निकालना होगा, तो हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। फिर ये दोनों जब पॉइंट को निकालना होगा तो इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे। और इस तरह से हम m1 और m2 निकाल करके चेक करेंगे कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो डायगोनल पैरेलल होगा, और अगर ये दोनों का मल्टीपल -1 देगा तो आपस में जो ये बनेगा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो चीज़ें इस तरह से था जो आप कर सकते थे, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये 5 प्रश्न हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे। अगले प्रश्न है हमारे CI से। अब अगले 5 प्रश्न हम करेंगे CI का, और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मेंस के एग्ज़ाम से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आप एक बार करने की कोशिश करिए खुद से, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना, और आप को अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कर देना, लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि उन भाइयों को भी एग्ज़ाम में मदद मिल पाए, है ना। देखिए सवाल है हमारा छठा, और छठा सवाल क्या कहता है, 2500 रुपये को, सवाल आपको दिख रहा है, 2500 रुपये को 3 साल के लिए उधार लिया गया था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दूसरे साल के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5%। हमारा मूलधन कितना है, 2500 रुपया, और टाइम तो 3 साल है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। ये पहला साल है, ये 2 साल के लिए नहीं, दूसरे साल के लिए, और ये 3 साल के लिए नहीं, तीसरे साल के लिए, है ना। थर्ड लिख देते हैं, सेकंड, इस तरह से फर्स्ट। सॉल्व करना है आपको, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। पहले आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। जिन लोगों से भी क्वेश्चंस नहीं होता है वो लोग ही देखेंगे हमारे इस वीडियोज़ को। ये ऑप्शन है हमारे सामने, है ना। बहुत अच्छे से इसमें हम समय लेंगे, आराम से पढ़ेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सभी लोग करने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक लो और इसको करने की कोशिश करो आप सभी लोग। पहला साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू पूछता है, बताइए क्या होगा। देखिए सिखाते हैं, करते हैं हम कोशिश, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको एक बात पता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। चाहे वो साधारण का हो, चाहे वो चक्रवृद्धि का हो, इंटरेस्ट दोनों का होता है ना, सिंपल और कंपाउंड। हमें ये निकालना है। बहुत सारा तरीका हो सकता है करने का, मैं आपको सिखाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीका। सबसे जो पहला तरीका है ना वो देखते हैं, जो एकदम बेसिक तरीका है, सबको समझ में आएगा। अमाउंट निकालना है हमें। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्योंकि अगर हमें अमाउंट मिल जाएगा तो इंटरेस्ट निकालने के लिए उसमें हम प्रिंसिपल को घटा देंगे। प्रिंसिपल हमारा ये, अगर अमाउंट मिल गया तो प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमें इंटरेस्ट रह जाएगा। अब आप बताओ यहाँ से अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए है, तो प्रिंसिपल
2500 और पहले साल के लिए तो 3/100, दूसरे साल के लिए तो 1 + 4/100 और तीसरे साल के लिए तो 1 + 5/100। अमाउंट मिल गया ना हमें। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पे पावर, यही तो हमारा अमाउंट होता है ना। लेकिन पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की वजह से इनका वैल्यू 1 रखे हैं हमने। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है ना। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2500 103/100, 2500 है ना या 25,000 है? 2500 है, ठीक है। और 104/100, 105/100। अब देखो सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या होता है? ये चीज़ें करना आप भी शायद कर लिए होगे, बट यहाँ आके ना फंस रहे हो, क्योंकि है भी चीज़ वैसी। 2500, 103, 104, 105 को मल्टीप्लाई करना है, फिर घटा करके आपको आंसर देना है ना। तो यहाँ पे मेरी कलम स्लो हो गई। अब आपको हम सिखाते हैं कि यहाँ से आगे कैसे बहुत इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत आसान तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से ऊपर करते हैं थोड़ा, ताकि 3, 4, 5 है, ये याद है मुझे, है ना। प्रिंसिपल आपका 2500 है, मिटा रहे। देखिए आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, वैसे बताया नहीं हो, लेकिन आप शायद नाम सुने होंगे डिजिटल सम का। डिजिटल सम है ना, जो वैदिक मेथड होता है कैलकुलेशन फास्ट का। डिजिटल सम क्या कहते हैं कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, थोड़ा सा बता रहे हैं अभी, जैसे हमने बोला 13 × 13, कोई नंबर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 169 मिलेगा। 13 का स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना हो गया? डिजिट का सम 3 1 4 और ये 3 1 4। इधर से देखेंगे 6 1 7 9 7 16। देखो आप यहाँ से 4 4 16 और ये 16 है। 6 1 7 और 6 1 7, यही होता है हमारा डिजिटल सम। विशेष में हम एक वीडियो बनाएंगे, कब क्या करना है वो चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी बहुत ब्रीफ में हम ये समझा रहे हैं। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि LHS में जितने सारे नंबर हैं उसके डिजिट का सम, ठीक है, और RHS में जितने सारे नंबर हैं उसके डिजिट का सम बिल्कुल आपस में बराबर होता है। और भी देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे चीज़ें आप समझ पाओगे। जैसे हमने बोला 12 × 11 कितना होता है? आपको पता है 132 होता है ना। तो 2 1 3, 1 1 2, 3 दूनी 6, 3 1 4 2 6। देखिए ना, LHS RHS बिल्कुल बराबर है। बातें समझ गए क्या होता है डिजिटल सम? चलिए यहाँ पे करते हैं, उसी चीज़ का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। आप बताओ 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 हो गया। अमाउंट ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। और ये हमारा अमाउंट है 5 2 7, 3 1 4, 4 1 5। ऊपर कर रहे हैं, दिख रहा है क्या सभी को? 5 2 7, 3 1 4, 4 1 5 और 5 1 6। नीचे जब करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रहने वाला और 1 से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो फिर देखते हैं 7 4 7 4 28, 28 का मतलब 8 2 10 और 10 का मतलब 1, मतलब इसका कोई वैल्यू अब नहीं है। तो 6 5 30, 30 का मतलब 3। यानी जो इस नंबर का डिजिटल सम आया वो हमें 3 देखने को मिला। कितना मिला देखने को? 3। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये समझाने के लिए बहुत स्लो है, वैसे एकदम इजी क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमने अमाउंट निकाला है, समझ में आ रही है आपको? तो ब्याज कैसे निकलेगा, या जब हम ब्याज यहाँ से, ये हमने अमाउंट निकाला ना, अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हो, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हो। और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इंटरेस्ट हैं। और प्रिंसिपल कितना था? 2500। प्रिंसिपल था कितना? 2500। तो अब आप ये देखना कि ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? जो इसका मल्टीपल होगा, जो इसका आंसर होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद हमें अमाउंट देखने को मिलेगा।
ये समझ पा रहे हो क्या? देखो फिर से समझो इस चीज़ को। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? अमाउंट। मान लो हमने अमाउंट निकाल लिया कुछ भी x, ये टोटल सॉल्व करके कितना आया है? मान लो x आ गया, ठीक है। अब अमाउंट हम यहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और मूलधन हमारे पास था, तो मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट होता है, यानी जो दोनों का सम होगा वही x का वैल्यू होगा। तो अब आप बताओ, हमने यहाँ पे डिजिटल सम के रूप में 3 निकाला है, तो यहाँ पे अगर डिजिटल सम करना चाहेंगे तो 5 2 7, यहाँ पे देखिए 3 1 4, 4 1 5, 9 5 14, 14 का 4 1 5 14 होता है ना, 1 4 यानी कि 5, और फिर 7 + 5 12, और 12 का मतलब 2 1 3। जब हम पहले नंबर ऑप्शन में ऐड किए तो हमें डिजिटल सम कितना देखने को मिला? 3। और डिजिटल सम में परसेंटेज हो या दशमलव हो, डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बढ़ते हैं 4 4 8, 8 7 15, 15 5 1 6। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो डिजिटल सम के रूप में हमें 6 देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 4 9 और 9 7 16, 6 1 7। जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो डिजिटल सम के रूप में 7 देखने को मिलेगा। और 4 1 5, 8 5 13, 8 4 12 1 13, 3 1 4 और 7 4 11, और 11 1, 11 का मतलब 1 1 2। देखो आप समझो, यहाँ से जब पहले नंबर ऑप्शन में हमने सम की ऐड किया तो हमें कितना देखने को मिला? 3 देखने को मिला, जो कि डिजिटल सम यहाँ पे 3 था, यानी पहला नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। न तो दूसरा नंबर ऑप्शन 3 दे रहा है, न तीसरा नंबर ऑप्शन 3 दे रहा है, और न ही चौथा नंबर ऑप्शन 3 दे रहा है। वैसे एक बात और समझिए, यहाँ से आपको आंसर करना था ना, इतने बड़े आंसर्स आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा इंटीजर वैल्यू देगा? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर के बाद ये वैल्यू इंटीजर देगा क्या? पूरा का पूरा। क्योंकि 00 से 00 तो यही कैंसिल हो गया, तो देखो 2 0 अभी भी नीचे है, 2 2 0, 4 0 है, तो वो कहीं ना कहीं दशमलव बना देगा। तो जब दशमलव बना देगा, पूरा इंटीजर के वैल्यू में जब हम दशमलव घटाएंगे तो दशमलव में भी वैल्यू रहने वाला है। तो दूसरा और तीसरा नंबर ऑप्शन तो पूरा का पूरा इंटीजर है, ये तो ऐसे भी नहीं होता। हमने ऐसे ही ख़त्म कर लिया दूसरे और तीसरे को। केवल ध्यान देना है पहला पे और चौथा पे। बातें समझ में आ रही है ना? चलो, ये चीज़ें बहुत आसान था, जो थोड़ा सा हम समझाने के लिए शायद बहुत टाइम लग गया होगा आपको, लेकिन अगर समझ में आ गई है ना तो बेहद आसान ये सवाल था। एक और तरीका सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने का। और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। एक बार आप वीडियोस को पूरी देखो और करने की कोशिश करो, और अगर आपसे नहीं होता है ना तो वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, सीखने की कोशिश करिए। और जब तक सीखिएगा नहीं, जब तक आप जॉब नहीं लीजिएगा, ठीक है? देखिए, बहुत आसान था कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2500 है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पता है? ब्याज पे ब्याज मिलता है ना। पहले हमारा मूलधन होता है, उस पर हम कुछ ब्याज लेते हैं, फिर दोनों का सम करेंगे, फिर उस पर कुछ ब्याज लेंगे, फिर सभी का सम करेंगे और उस पर फिर कुछ ब्याज लेंगे। वही हमारा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पहले साल के लिए कितना था? 3%, दूसरे साल के लिए 4% और तीसरे साल के लिए 5%। तो 2500 का 3% जब पहले साल पे हम लेंगे तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर 25 या 75 रुपया ब्याज मिलेगा ना पहले साल में। अब टोटल कितना अमाउंट मेरे पास हो गया? तो 2500 और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज ही हमारा मिश्रधन होता है। तो ये 2575 रुपया हो गया भाई साहब। दूसरे साल के लिए ये मूलधन बन जाएगा। अब इस पर हम कितना ब्याज लेंगे? 4% का लेंगे। बात समझ रहे हो? जब 4% का ब्याज लेंगे तो देखो कितना होगा, नीचे तो 100 आ जाना है, परसेंट हटाएंगे तो, यानी 5 24, 7 28 2 30, हाथ में 3, 5 24 3 23, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, यही होगा ना। और 00 से 00 कैंसिल, यानी दूसरे साल हमें क्या मिला? 103 रुपये का ब्याज मिला। फिर से तीसरे साल ये हमारा मूलधन था और ये हमारा ब्याज मिला, यानी 5 3 8 7, 5 1 6, ये है हमारा। अब यहाँ पे हम कितना रुपए का ब्याज ले रहे हैं? 5% का। तो यहाँ पे 5% करने के लिए फिर से यहाँ हम 100 करेंगे और गुना करेंगे, परसेंट को हटा देते हैं, 100 हमने लिखा है नीचे में। 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 7 5 35, 4 39, हाथ में 3, 6 5 30,
6 × 5 = 30, 3 33, हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, और नीचे 100 था, ये ख़त्म हो गया, यानी 133.9। पहला साल हमें इतना ब्याज मिला, दूसरा साल हमें इतना ब्याज मिला, तीसरा साल हमें इतना ब्याज मिला, सभी को ऐड कर देंगे, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो ना, वहाँ ऐड कर देंगे तो हमें 178 मिलेगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो 1339 मिलेगा, यानी 9 8 3 11, 7 3 10 1 11, और ये 311.9। ये शायद हमारा पहला नंबर ऑप्शन था, वहाँ हमने लिखा है, आपका यही सही आंसर है। समझ में आ गई क्या? ये भी आप कर सकते थे, और भी तरीका चाहिए, बहुत सारा तरीका हो सकता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप भी कुछ सोचना इस क्वेश्चन के बारे में कि और कैसे कर सकते थे इसे हम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? कहता है एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है ये। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो यह कितने समय में 27 गुना होगा? क्वेश्चन यही है ना कि 2 वर्ष में कोई राशि 16 गुना हो गया जब ब्याज हाफ ईयरली हो। कहता है कि अगर ब्याज वार्षिक रूप से होगा तो कितने समय में यह 27 गुना हो जाएगा जब ब्याज आपका ईयरली होगा। बहुत अच्छा, आइए इसमें भी कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं, कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे साथ साथ में, एक एक चीज़ सीखेंगे। और ये आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत देखने को मिले और वहाँ से हमने उठाया। देखिए 2 साल में कोई हमारा जो वो होता है वो 16 गुना हो जाता है ना। इसको पहले समझेंगे, बहुत बेसिक, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, कि अगर साल हमारा यानी टाइम हमारा 2 साल है और हाफ ईयरली हो रहा है, यानी 2 साल में 6 महीने का कितना साइकिल बनेगा? आप कहोगे 4 साइकिल बनेगा। ये तो आपको पता है कि टाइम जो होता है हाफ ईयरली में वो 2 गुना हो जाता है और रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यही तो कहते हो ना कि जब हाफ ईयरली में टाइम दुगना और रेट आधा, तो जब टाइम 2 साल है तो हाफ ईयरली में वो 4 साल बनेगा। 4 साल एक्चुअली नहीं बनता है, वो 2 साल को हम ब्रेक कर लेते हैं 6 महीना में, 4 बार ये साइकिल बनता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन होता है हमारा, है ना। देखिएगा भाई साहब यहाँ पे, अब आप बताओ ये 16 टाइम्स हो गया है, जो क्या है? मिश्रधन है। 16 गुना हो गया, वो क्या बना हमारा? मिश्रधन बना। मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारा मिश्रधन है, मूलधन 1 रहा होगा, 1 जो है वो 16 गुना हो गया। कितने साल में? 4 साल में। आप समझना, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से √4 कर देंगे तो ये हमें क्या देगा? 2/1 देगा। ये चीज़ें आप समझ पाए क्या कर रहे हैं हम? आपको ये पता है कि जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1/r पे 100 होता है, और यहाँ पावर n होता है। यही करते हो ना, जब हम प्रिंसिपल को यहाँ भेजेंगे तो अमाउंट बटा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? 1 + r/100 पे पावर n होगा, और यही 16/1 है, और ये कितना है? 1 + r/100 पे पावर n के जगह पे हम 4 रखते हैं। यही 4 जब यहाँ आएगा तो इस तरह से हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? तो ये चीज़ को अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो सोचने लगते हो कि क्या कर रहे हैं। जब ये नहीं कर पाओगे ना तो ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, बच्चा वाली चीज़ें आप, और ये करोगे कि एग्ज़ाम में आप पीछे हो जाओगे। अब ये करना ज़रूरी है क्या? हमको पता है कि ये चीज़ें वैसे ही आने वाली है फाइनली, तो अब आप बच्चे नहीं हो कि इस तरह से आप करोगे। ठीक है, चलो ये हमारा कितना मिला? 2/1 मिला। आप बताओ कि हमारा प्रिंस ये कितना साल का हुआ है? बात समझ रहे हो? 1 साल के लिए हमने निकाल लिया। अब आप बताओ यहाँ से कि मूलधन 1 रुपया और मिश्रधन 2 रुपया, तो ब्याज कितना मिला होगा? अगर 1 का वैल्यू 2 हो गया है, इसका मतलब 100% ब्याज रहा होगा। कितना आसानी से आप, अगर आपसे प्रश्न इतना ही पूछ लेता, सपोज करिए कि आपका 2 साल में हाफ ईयरली अगर हम ब्याज लेते हैं और कोई राशि 16 गुना हो जाता है खुद का, तो आप रेट बताइए, दर बताइए क्या होगा?
तो इतना सा से ही हम रेट निकाल पाएंगे, वो 100% रेट है हमारा। लेकिन 100% रेट कब है? जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो बहुत सारा तरीका, पहले ना आप अभी भी वीडियो को रोक दो और आप खुद से करने की कोशिश करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बहुत सारा दिमाग लगा लोगे फालतू का, जिससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो चीज़ समझा रहे हैं आप समझने की कोशिश करिए आराम से। हाफ ईयरली जो है हमारा वो 100% है, तो आधे साल के लिए यानी 6 महीने के लिए रेट 100%, तो पूरे साल में कितना ब्याज लगेगा? तो आप कहोगे सर 200%, ब्याज 200% लगेगा। और 200% का मतलब होता क्या है, बात समझ रहे हो? कि अगर कोई वैल्यू मूलधन कोई राशि एक था, वो 3 गुना हो गया होगा खुद का। कोई राशि एक था, वो खुद का 3 गुना हो गया होगा, तभी वो 200% का ब्याज दे पाएगा एक साल में, पहली साल में। और आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? तो जीपी वाले कंडीशन में करते हैं। देखिए यहाँ से ये 3/1 है। क्यों हम लिख पाए ऐसा, बात समझ रहे हो? कि जब कोई 200% का ब्याज देगा, बात ऐसे समझिएगा, 200% का ब्याज देने का मतलब हो गया कि 200/100। आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ें, फिर से समझिए, यहाँ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि 200% का मतलब 200/100 यानी 2/1 है ना। एक क्या है, एक है क्या? तो आप कहोगे कि सर ये हमारा प्रिंसिपल है और 2 रुपया क्या है? हमारा ब्याज है, यानी जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो मूलधन मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। यही तो करते हो अमाउंट। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया, क्वेश्चंस में बताया, अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो प्रिंसिपल और ब्याज को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 3 बन गया। और नीचे क्या रखते हैं? प्रिंसिपल को रखते हैं हम। अब आप बताओ कि यही 200% का मतलब हो गया कि नहीं, जो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे थे। अब कह रहा है कि वही कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो बताइए कि 3/1 को अगर हमें 27 करना होगा तो पावर अगर 3 कर देंगे तो ये 27/1 होगा या नहीं होगा? मतलब यही राशि कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया, लेकिन पावर कितना करना पड़ा? 3। तो यही चीज़ तो आप पढ़े हो, 1 + r/100 पे जितना पावर करते हो यही हमारा टाइम होता है। कितना साल लग गया? 3 साल। और यही हमारा आंसर है। देखो समझाने के लिए भले ही हमने बहुत बोल दिया हो, वैसे प्रश्न ये 2 मिनट नहीं लगेगा, है ना। 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बस समझाने के लिए हमने किया ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज 4-4, 5-5 तरीके हैं करने के, और वो चीज़ें हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं, वो चीज़ें हम बेसिक फाउंडेशन में देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे करना है, इसके बारे में कैसे सोचना है, वो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे ना, सारे एग्ज़ाम होने हैं आपके, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सारे एग्ज़ाम होने हैं। और वहाँ पे अभी तो पता नहीं आप घर पे पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे ना, तब आप पढ़ना शुरू कर दोगे, एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाओगे और तब कुछ नहीं होगा। अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करिए, कंटिन्यू रखिए अपने प्रैक्टिस को, तभी आप एग्ज़ाम में बढ़िया कर पाइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न है हमारा, 3000 रुपये की राशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपया है, तो ब्याज की दर। देखो कितना इंटरेस्टेड प्रश्न है, और ऐसे क्वेश्चन ही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। 3000 रुपया हमारा मूलधन है और टाइम है हमारा 2 साल, और कहता है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 147 रुपया है। रेट निकालिए। हम ना थोड़ा आराम, ये अभी रुक जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को पहले करो। आपके लिए है, बहुत सुंदर सवाल है ये। सवाल दिख रहा है सभी को ना, करने की कोशिश करिए पहले। चलिए, बहुत अब ना बच्चे लोग बैठ के ये सोच रहे हैं, अरे यार फॉर्मूला मैंने देखा था, मैंने फॉर्मूला रटा था, इस पे सर ने ट्रिक बताया था, और ये कौन सा टाइप में क्वेश्चन होगा। अच्छा, आई होप वो 10th वाले टाइप में है ना।
तो अब टाइप, ट्रिक और सब याद आने लगा ना कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है प्रश्न। देखिए ये 2 साल के लिए तब बहुत आसान है, 3 साल के लिए रहेगा ना, 4 साल के रहेगा तब भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट है वो सीखने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है कि हम रेट को ना 1/r मानते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप 10% आपका ब्याज मिला है तो आप 1/10 करते थे, और जब हम स्ट्रक्चर मेथड पढ़ते हैं यानी ट्री मेथड पढ़ते हैं CI में, तो वहाँ पे मूलधन को हम रेशियो के रूप में मानना चाहते थे। अगर 2 साल के लिए हमें मूलधन 2 साल के लिए हमें निकालना होगा, तब इस 10⁻² करते थे, बात समझ रहे हो। और फिर 2 साल के लिए हम ट्री बनाते थे 1/10 यानी 10, और यहाँ 1/10 10, फिर 10 का 1/10 है, ये होता था 2 साल के लिए हमारा होता था। उसी तरह से 3 साल के लिए अगर करना होता था तो हम 10 पे पावर 3 मानते थे मूलधन को, और फिर यहाँ पे ये 10 होता था, फिर 10 का ये होता था, फिर यहाँ पे 10 का 1 होता था, और ये 10 का फिर 1 होता था, और फिर 0.1 होता था, है ना, क्योंकि 1 का 1/10 0.1 होता है। अच्छे से लिख लो, गलत नहीं होगा, 0.1 होता था। तब ये 3 साल का स्ट्रक्चर होता था। तो उसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास रेट रहता है, इतना आसान चीज़ है ना ये, कभी नहीं भूलोगे। अभी अच्छे से आप समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। रेट को हमने मान लिया 1/r। तो आप बताओ 2 साल की बात कर रहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम रेट को क्या मानेंगे, r²। ये हमारा मूलधन है, और जब ये हमारा मूलधन है तो पहले साल इस पर ब्याज कितना लगेगा, 1/r। तो ये कितना हो गया, r हो गया। और आपको पता है पहले साल में जितने भी साधारण ब्याज होंगे ना, साधारण जो ब्याज होते हैं वो आपस में बराबर ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब जो ये ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा 1/r का, यानी r गुना 1/r 1 होता है। अब आप बताओ ये जो टोटल है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है, पहले साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो ये वैल्यू तो दोनों में शामिल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अंतर कितना हुआ, 1 हुआ। यानी 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 1, और ये क्या है, मूलधन है 1/r²। मतलब हमने क्या देखा कि डिफरेंस बटा प्रिंसिपल 1/r² देता है। बन चुका है फॉर्मूला, आपके सामने फॉर्मूला है कि 2 साल में डिफरेंस बटा प्रिंसिपल 1/r² होता है। अब इस चीज़ को हम मिटा दें अगर आप समझ गए हो तो। ध्यान रखना क्या है आपको कि यहाँ पे रेट r नहीं है, 1/r है आपका रेट, क्योंकि हमने r% को माना था 1/r। अब आप बताओ 1/r² जो होगा डिफरेंस बटा प्रिंसिपल होगा। डिफरेंस है एक्चुअली में कितना, 147। प्रिंसिपल कितना है, 3000 है, तो हमने 3000 लिखा, और ये 1/r² के क्या है, बराबर है। अब 147 जब 3 से कटेगा तो 4 × 12 9 × 27 49/3000 है या 30, बिल्कुल 30,000 है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट तो निकालना होगा, और यहाँ 3 0 है इसलिए कंफ्यूज हो गए, 4 0 है ना। अब यहाँ पे ये है और 1/r² है। बताओ 1/r का वैल्यू कितना, 7/100। ये वैल्यू रेट है हमारा। परसेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो, 100 से गुना, तो ये से ये ख़त्म हो गया, यानी 1/r का वैल्यू कितना, 7%, और रेट परसेंट ही आप 1/r माने हो, यानी आपका जो रेट हो गया वो 7% हो गया। यही हमारा सही आंसर है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं 1/r का वैल्यू अगर सर 7/100 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि r का वैल्यू वो निकालने की कोशिश करेंगे, r बराबर 100/7, और फिर वो बोलेंगे सर ये रेट है। बिल्कुल गलत है भाई साहब। मैंने शुरू में ही दिखा दिया आपको कि जो रेट परसेंट है वो 1/r है, यानी 1/r ही आपका दर होगा, और प्रतिशत में बनाने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया है। बातें क्लियर हो गई, समझ में आ रही हैं आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने परीक्षा में बैठा है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछे गए हैं। अभी जम के प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका मैथ्स ठीक होगा। और मैथ्स चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो
रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर लो, दरोगा की तैयारी कर लो, बीपीएससी की तैयारी कर लो, मैथ्स रहते ही रहते हैं, है ना। भले ही किसी में 10 क्वेश्चंस हो और किसी में 100 क्वेश्चंस, लेकिन रहते हैं मैथ्स और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब देखिए, जो अगला प्रश्न हमने उठाया है सच में बहुत ही कमाल का प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा आप और सुनिएगा। यदि 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 4:13 हैं। पहले तो ये प्रश्न इतना आसान है, अभी आप सीख लेना, ठीक है, और करने की कोशिश करना खुद से। फिर क्या क्यों हो रहा है वो भी हम तरीका सिखा देंगे। तो ब्याज की दर याद करो। कह रहा है 2 वर्ष और 3 वर्ष यानी 3 साल के लिए CI और SI और 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है रेशियो के रूप में, वो 13/4 दे रखा है। तो रेट आपसे पूछ रहा है, पता है आपको आंसर करना है ना तुरंत ऐसे क्वेश्चन में। जब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 को 3 बार पढ़िए, 4 तरीका तो आप कहोगे 12। 12 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है ना, 1/4 × 100। यही है हमारा आंसर 25%। मज़ा आ गया ना सच में? क्या हुआ, ये समझ में आई सभी को? क्या कर रहे थे आप लोग? और वीडियो को पॉज करके ना आप सोच रहे होगे कि ऐसे सवाल कैसे करेंगे हम। और ये सवाल में ना सच में मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगे। प्रश्न मतलब कलम चलाना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वो गलती हमने कर दी कलम चला के इस प्रश्न में। आप बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हो ऐसे प्रश्नों का, कि 3 साल का और 2 साल का अगर अंतर हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो कुछ नहीं करना है, 2 साल वाले को 3 बार पढ़ना है और जितना ज़्यादा होगा ऊपर रखेंगे और 2 साल वाले अंतर को नीचे गुना 100 करेगा, रेट मिल गया। अब ये कह रहे हो सर ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब क्यों मुझे दिखा रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप पहले से वो करके? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर ऐसे सोचते हो ना तो आप बहुत बड़ा गलत फहमी में हो। आप कोशिश करो कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। जज मत करो टीचर को। देखो आप यहाँ से, देखो आप यहाँ सीखो। पहले 3 और 2 साल के लिए हमें वही चीज़ें हैं, रेट को हमने माना है R%, यानी 1/R हमारा रेट होगा। 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो R का Q हमने मान लिया प्रिंसिपल, और इस पर 3 बार साधारण ब्याज लगेगा 1/R, यानी R²। क्लियर हो गया? उसके बाद इस R² पे फिर 1/R जब हम करेंगे तो ये कितना होगा भाई? R होगा। यहाँ पे करेंगे तो R होगा, फिर इस पे करेंगे यहाँ तो R होगा, और फिर इस पे करेंगे तो 1 होगा। यानी हमने देख लिया, ये हमने 3 साल का ट्री बनाया है, स्ट्रक्चर किया है ना। आप बताओ, ये पूरा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिखा? R 3R + 1। और अगर अभी हम इसे मिटा दें, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कौन होता था? ये होता था, यानी बटा हमने R कर लिया, और यही वैल्यू 13/4 के बराबर है। आप देखो कि अगर आप R को 4 मान रहे हो तो क्या यहाँ 4 × 12 + 13 सेटिस्फाई कर पा रहे हो? तो आप कहोगे जी हाँ सर। इसका मतलब है कि R का वैल्यू 4 हो गया है, यानी 1/R का मतलब 4% बनाने के लिए 100 से गुना 25% आपका आंसर। समझ पाए क्यों कर रहे थे ये चीज़ें हम? क्योंकि ये पहले से चीज़ें सजाया है ना, आपको बस दिमाग रखना है अपने पास। टाइप दिमाग में नहीं सोचना है कि ये कौन से दिन में कौन सा टाइप हुआ था। अरे ये वाली 1 गुना करके 1 जोड़ना था, ये तो सर नॉर्मल टाइप में शायद बताया होगा, अभी तो भूल गया हम। एग्ज़ाम में पता है ऐसे ही सोच के चले आओगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। टाइप फ्री बेकार दिमाग लगा रहे हो अपना उसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के बाद आप ट्रिक सीखिए। अगर ट्रिक है, जहाँ ट्रिक फेल हो जाता है वहाँ पे किसी और तरीके का हम चीज़ एलिमिनेट करके सिखाएंगे। ऑप्शंस को डिजिटल सम लगाइए, हज़ारों तरीके के चीज़ें हैं ना, सभी कुछ दिमाग में रखना है। केवल टाइप को दिमाग में नहीं रखना है। पहला टाइप में 1 जोड़ देंगे, दूसरे टाइप में 3 घटा देंगे, चौथे टाइप में 5 जोड़ देना है। भाई कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चंस हज़ारों के हज़ार, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मिटा दें? चलिए
और ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। क्वेश्चन ये था, देखिए आप क्वेश्चन, और हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। 39,030 रुपया को ए और बी के बीच इस तरह बांटा गया है, मतलब हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी है ये। अब कहते हैं कि ए को दी गई राशि के 7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बी को दी गई राशि के 9 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, मतलब दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। इतना आसान है। एक को कितना 7 वर्षों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो ये 7 वर्षों के लिए, और दूसरा 1 प्लस कितना है 4/100, और ये कितने वर्षों के लिए 9 वर्षों के लिए। आपसे पूछा ए का हिस्सा, हो गया ख़त्म। देखिए क्या हुआ है कि जो ये रुपया है ना 2 लोगों में बटा है, ए और बी में, तो हमने ये मान लिया यहाँ पे कि ए का राशि एग्जाम्पल आंसर वो लिख देते हैं, आप ऑप्शंस लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। कुछ लोग कर रहे हैं बच्चे, तो आप करके दिखाओ। देखिए कुछ लोग कर रहे हैं, वो आप करके दिखाओ, ऑप्शन चेक कर लो। जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है वो सॉल्यूशन देखिएगा। हमने ए को ए रुपया दिया और बी को बी रुपया दिया, इसमें हमने बांट लिया, यानी ये पूरा का पूरा रुपया 2 रेशियो में बटा हुआ ए और बी के रेशियो में, है ना। अब जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको पता है, ये क्या है यहाँ से 9 है तो ये ख़त्म हो गया, स्क्वायर रह गया। यानी ए बटा जो बी का वैल्यू है वो एक्चुअली में हमें ये दिखा, ये है कितना, सॉल्व कर लें इसे, 25 और बटा 26/25 है ना, 26/25 का स्क्वायर। 26 क्या होता है, 25 क्या होता है 625, और 26 कितना होता है 26 676 होता है क्या। 6 छक्का 36 और 2 दूना 4, 6 दूना 12 दूना 24, हाँ बिल्कुल 676 होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये ए और बी का हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। अब यही रेशियो में बटा होगा हमारा ये पूरा पैसा, बटा होगा ना, क्योंकि ए और बी का भाग ये हमारा है। पूछा है ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है कितना एक्चुअली में 676। टोटल सम दोनों का तो ये दे रखा था, तो टोटल सम देखिए कितना है दोनों का, 6 5 11, 7 2 9 1 10, 6 6 12 1 13। अब टोटल सम का तुलना टोटल से, तो हमें दिख रहा है कि 1301 का 30 गुना ये है, क्योंकि 3 बार से जब गुना करोगे तो 13 3 39 और 1 3 3, यानी 30 गुना है। तो ए का हिस्सा 676 का 30 गुना होगा या नहीं होगा। तो 6 3 18, 7 3 21 1 19, और 6 3 18 1 19। हाँ क्या हुआ, ये ए का ही तो हिस्सा पूछा है ना, और 6 3 18, हाँ सॉरी 6 3 18 का 8 हाथ में, 7 21 1 22, यानी किसका आ रहा है 82 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 82, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई आपको। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल, और सच बता रहे हैं CI के जो 5 सवाल थे बहुत ही खूबसूरत थे, और ऐसे सवाल ही हमारे एग्ज़ाम में CI के पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गए ना सारे लोगों को। ए और बी का हमने रेशियो निकाल दिया, और फिर कंपेयर करके आप बिल्कुल आसान तरीके से आपने आंसर कर लिया है ना। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ऐसे ही 10 सवाल जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, आज भी हमने करने की कोशिश की, और आज तो हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताया है, ताकि आपको ऐसे प्रश्न अगर और भी मिलते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करना, और लोगों को बताना कि ये वीडियोज़ आप देखो, आपको फ़ायदा होने वाली है ना। कॉन्सेप्ट आपने बहुत सीख लिए, मोटी मोटी बुकें आपने बहुत कर लिए, फिर भी प्रश्न नहीं हो रहे हैं। बस एक प्रॉब्लम है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें, और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप सच में मेरे साथ बने रहते हो ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे सवाल करवाऊँगा, और वो सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।